नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी अब नई सियासी करवटें ले रहा है। विवादित बयान के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन दे दिया गया है और वे राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। उनका यह पद शिवपाल यादव के बराबर है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन किया है। सपा ने पिछली बार से बड़ी टीम बनाई है, जिसमें जातीय बैलेंस बनाने के साथ उम्र और क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने की कोशिश की गई है। सूबे के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग राजनीतिक समीकरण और जातीय कॉम्बिनेशन बनाए गए। पूर्वांचल के लिए समाजवादी पार्टी ने दलित ओबीसी वोटों पर फोकस किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिशें की गई हैं। ऐसे ही यादव लैंड वाले इलाके के लिए यादव अति पिछड़ा जातियों का फार्मूला बनाया गया। सेंट्रल यूपी के लिए कुर्मी पासी ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव और यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा ने जाट गुर्जर और मुस्लिम को संगठन में अहमियत देकर पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की है। सपा की सहयोगी रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह भी इसी फार्मूले पर लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 मुसलमानों को जगह दी है, जिसमें 6 पश्चिमी यूपी से हैं। इसके अलावा 2 जाट, 1 गुर्जर, 1 ठाकुर नेता को भी जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गुर्जर फार्मूले से बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति सपा गठबंधन ने बना ली है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने की चुनौती उनके सामने जरूर है। सपा ने पूर्वांचल के सियासी रण को जीतने के लिए अलग अलग फार्मूले तैयार किए हैं, जिसमें उन्होंने दलित, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कवायद की। सपा संगठन की फहरिस्त से साफ जाहिर होता है कि सपा की रणनीति कुर्मी राजभर यादव वोटों के साथ साथ पाल और विश्वकर्मा समुदाय सहित तमाम अति पिछड़ा जातियों को साधने की कवायद की है। ओबीसी के बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर से चुनाव लड़ते हैं, तो पूर्वांचल में आता है। पूर्वांचल में मायावती और बीजेपी भी इसी जातीय फार्मूले पर काम कर रही है। सपा ने सेंट्रल यूपी के दलित, ओबीसी, कुर्मी के साथ ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बनाने की कवायद शुरू की है, जिसकी झलक सपा संगठन में नजर आती है। यानी 4 बातों पर दलित ओबीसी पर फोकस किया है पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गुर्जर कॉम्बिनेशन, और ऐसे ही यादव लैंड वाले इलाके में यानी एटा, इटावा, मैनपुरी साइड में अगर निकलें तो इस इलाके के लिए यादव अति पिछड़ा जातियों का फार्मूला बनाया। सेंट्रल यूपी के लिए कुर्मी पासी ब्राह्मण समाज को जोड़ने की ये रणनीति बनाई है। 4 तरफ की ये रणनीति 4 अलग अलग जोन में इसको बांट दिया गया है। अब देखना यह है कि ये रणनीति कितना फायदा पहुंचाती है, क्योंकि जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमानों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही, तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कार्यकारिणी का गठन किया है, उसके बाद उसको कितना फायदा मिल पाएगा ये देखना होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। विजय खेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जयकरण वर्मा कांग्रेस नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। मोहम्मद तारिक, आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि ये जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, कार्यकारिणी का गठन और पूरा समीकरण ध्यान रखा गया है, लगता है ये आपको फायदा पहुंचा पाएगा? देखिए, ऐसा है कि संगठन बनाया गया है। अब ये जो चीजें जोन वाइज लोग कह रहे हैं बांटी गई है, मुझे नहीं लगता पार्टी ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। अलग अलग क्षेत्रों की, जैसे वेस्टर्न यूपी की अलग समस्या है, सेंट्रल यूपी की अलग समस्याएं होती हैं, और पूर्वांचल की एक अलग समस्या है। ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसी चाहिए होती है, अलग अलग रीजन। तो उस हिसाब से संगठन में, और जहां तक जातियों की बात है या धर्म की बात है, तो सबको एडजस्ट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जोन वाइज तो समाजवादी पार्टी ने लिटरली, मतलब लिखित रूप से तो जोन वाइज में बांटा नहीं। हाँ ये आपका एजम्पशन हो सकता है कि हम यहाँ पर ये फैक्टर लाना चाहते हैं, वहां पर वो फैक्टर लाना चाहते हैं। ये कयास सबके बारे में लगाया जाता है। जैसे बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो इनके बारे में लगाया जा रहा था। बैकवर्ड का डिप्टी लेके आए 2, एक फॉरवर्ड डिप्टी लेके आए, ठाकुर को सीएम बना दिया। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, मगर संगठन का मूलभूत काम पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे इस्टेब्लिश करना है। उसी मकसद के साथ संगठन को बनाया गया है। मुझे लगता है कि हमारे पास इस तरीके का कोई भी डिवीजन नहीं है। हाँ, एजम्पशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर देखा जाए, आप दलित वोट बैंक को अगर साधने की कोशिश करते हैं या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं,
तो कहीं ना कहीं बीएसपी का भी उसी तरफ रहता है समीकरण, वो भी साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन दलित वोट बैंक की अगर हम बात करें तो अगर मायावती जी खुद आपके साथ नहीं आ सकी और आगे तक नहीं चल पाई, दूरी तक नहीं जा पाई, ऐसे में दलित वोट बैंक को कैसे साधेंगे आप? वो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि समीकरण जुटाने से, क्या वहां अपना उनका नेता खड़ा कर देने से आपको वोट बैंक हासिल हो जाएगा? नहीं, नेता कोई खड़ा करने नहीं, संगठन में जो बीएसपी से आए हुए नेता थे उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, पद दिया गया है, वो चाहे अचल राजभर हो, इंद्रजीत सरोज हो और ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनको भी संगठन में जगह दी गई है। ऐसे 3-4 लोगों को जो बीएसपी से, हाँ लालजी वर्मा है, ये ज्यादातर लोग पूर्वांचल से आते हैं, तो इन सबको संगठन में जगह दी गई है, अहम जिम्मेदारियां दी गई है। मकसद उनका यही होगा कि जो बैकवर्ड समाज है, जो दलित समाज है, उसको समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया जाए, तो उनको संगठन में अहम जिम्मेदारी देने का यही मकसद, सीधी सी बात। विजय खेरा जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनौतियां पेश करती आई है और रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की यही रही है कि कैसे ना कैसे कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी, उनके वोट बैंक में सेंध लगाना है, तो एक विशेष रणनीति के तहत में कहां किस चेहरे को तवज्जो दी जाए, कहां क्या जातिगत समीकरण बिठाया जाए, इसको लेकर हमेशा आगे बढ़ती रही हो, ये रणनीतियां बनाई गई। आपकी रणनीति किस तरह की होगी और क्या लगता है कि जो रणनीति तैयार की है समाजवादी पार्टी ने, उसको चैलेंज कर पाएंगे आप? हमारी रणनीति तो 2 बातों पर निर्भर करती है, सीधी सी बात है। एक, हम संगठन पे जोर देते हैं, जहाँ ये कहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा, मतलब इनके पास तो संगठन है ही नहीं, रोज इनका टूटता है, रोज बनता है, पहली बात ये। दूसरा बात, हमारा जोर सीधा रहता है, हम अपने काम के ऊपर जोर देते हैं। विकास, या हमने गरीबों को मकान दिया, शौचालय बनाया, सड़कें बनाई, या हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, हम इसको, या हमने पेंशन दी विधवाओं को, वृद्धों को, हम तो इस पर जाते हैं, पहली चीज विकास पे। उसके बाद ये जो जाति का गणित लगाते हैं, जैसे हमने आपसे शायद पहले ही बताया हो कि जो एम्बाई फैक्टर जब इनका फेल हुआ है, तो इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को उकसाया कि तुम किसी तरीके से इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। तो जो जातिगत समीकरण या धार्मिक समीकरण ये बिगाड़ते हैं, हमें उसका अपने आप ही लाभ मिल जाता है। कल तक ये कह रहे थे राम मंदिर पे जीत गई भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर पे जीत गई। हम आपने तो उससे बड़ा नुकसान कर लिया अपना पे। अगर मंदिर पे खाली जीत सकती है तो अब तो रामचंद्र और रामचरितमानस की बात आ गई। नहीं, लेकिन उनको नुकसान क्या हुआ? 47 से वो 100 से ज्यादा सीटें ले आए, तो उनको नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया जब वो समीकरण बैठाया गया। हाँ, तो वो किससे छुड़ाए उससे छुड़ाते रहे, मायावती जी की छुड़ा लें या कम्युनिस्ट की छुड़ा लें या कांग्रेस से जो भी कर लें, हमसे हमें क्या फर्क पड़ा उससे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपके साथ थे तो जातिगत समीकरण तो वहां भी बैठाया गया था ना, आपके भी कई नेता छोड़कर चले गए थे। हमारे साथ नहीं थे, उन्होंने लाख मिन्नतें कर ली, हमारे यहाँ से निकाले गए हैं वो। आप ये समझ लीजिए, उनकी हरकतों के कारण हमने उनको कभी कोशिश नहीं की हमारे साथ रहे हैं वो। जैसे ही उनकी हरकतें आई सामने, छोड़ दिया गया उनको। और इसके बाद सपा ने उनको अपनाया, राजभर जी को अपनाया, पहले कह दिया ये एसी में बैठने वाले हैं, अब उन्होंने इनकी पूरी पोल खोल दी। रहा संगठन का सवाल, 10 महामंत्री जो इन्होंने आप जो दूसरा नाम ले रहे हैं राजभर जी का, वो भी कभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उसके बाद सपा में चले गए। मैं उसकी बात नहीं, मैं राजभर जी की वो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो इनके लिए बोला है, उन पर मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं समीकरण को लेकर बात कर रहा हूँ। आपने भी तो समीकरण बैठाने की कोशिश की ना, लेकिन आपके भी समीकरण कई जगह फेल हो गए। नहीं, वो तो फेल और पास तो राजनीतिक में गठजोड़ तो सब होते रहेंगे, फेल भी होंगे, पास भी होंगे। सवाल उस मुद्दे का है जिस मुद्दे को राष्ट्र से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा हुआ है, जिस पर आप खुद ही कहते हैं, और फिर आपने ही अटैक कर दिया उसके ऊपर। दूसरी संगठन की जो बात कर रहे हैं, ये जो फेरबदल है, क्या हुआ इसमें? कल भी राम गोपाल जी सब कुछ थे, आज भी वही मुख्य महामंत्री बने हुए हैं। तो शिवपाल जी को क्या हुआ? वो तो जहर का घूंट पी रहे हैं बैठ के, क्योंकि शिवपाल जी तो माइनस में हो गए ना। पहले अपने आप को बराबर या उनके ऊपर समझते थे। राम गोपाल तो बाद की एंट्री है, राम गोपाल जी के अंडर में उन्हें फिर काम करना पड़ गया, तो वहीं हो गए। अगर संगठन की कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इन्होंने उनके साथ किया, 10 महामंत्री में से एक ही अगर शिवपाल जी को होना था तो तभी बने रहते, इन्हें क्या, वो तो हमेशा ही बनाए रखते उनको। तो ये कह रहा हूँ, ये गए भी अलग, हटे भी अलग, और उसके बाद इनको रख भी दिया। इन बातों से कुछ होने जाने वाला है क्या? आपने जो डैमेज किया उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते आप। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाने में आपको डर लग रहा है, और रखने में
तो हमें जरूरत ही नहीं कोई चीज किसी को समझाने की। ठीक है, हिंदुस्तान के मोहम्मद तारिक साहब तो वो ये कहना आदमी चाह समझ रहे हैं कि शिवपाल यादव के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, भले ही अभी लग रहा हो सब कुछ शांत है, लेकिन आगे चल के कहीं दिक्कतें ना आ जाएं। अगर एक ही पद पे दो लोगों को आप बैठा देते हैं, राष्ट्रीय महासचिव उनको भी बना दिया और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी वही उपाधि दे दी, तो ऐसे में लगता नहीं कि उनके कद को कम करके आंकने की कोशिश की गई? मौर्य, मैं बोलता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बस्ती से सांसद हरीश त्रिवेदी, कन्नौज से जयकरण जी आ रहे हैं आपके सुब्रत पाठक और केंद्रीय मंत्री BL वर्मा के नाम प्रमुखता से प्रदेश अध्यक्ष के लिए चले। क्यों नहीं बनाया इनको? मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी किस तरह की पार्टी है। इनके अंदर जो राजनीतिक एक तरीके से बैलेंस होता है ना, वो खत्म हो चुका है। आप बार बार शिवपाल साहब की बात क्यों करते हैं? हमने एक बार सवाल उठाया कि इन लोगों को ना बनाकर आपने चौधरी साहब को प्रेसिडेंट क्यों बना दिया? कुछ इंटरनल मैटर्स ऑफ पॉलिटिक्स में जिंदा रखने देंगे एक पार्टी के, कि उसको भी मार डालेंगे? शिवपाल ये कर रहे हैं, आप पिछले कई सालों से चिल्ला रहे हैं शिवपाल साहब के लिए, सारा मुद्दा इनका उठाया हुआ। आप अपने पेट के दर्द को कब देखेंगे? नहीं देखना चाहते, और हम इनको दिखाना भी नहीं चाहते। हम दिन रात चैनल पे बैठ कर ये बताएं कि आपने नितिन गडकरी और योगी साहब को अपनी कमेटी से निकाल दिया। हम दिन रात बताएं कि मार्गदर्शन मंडल की इतने सालों से आज तक मीटिंग ही नहीं हुई। कैसा, क्या है ये? ठीक है, हम विजय खैरे जी से इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन जयकरण वर्मा जी, रणनीतियां अपनी अपनी होती हैं, कार्यकारिणी का गठन भी होता है और जातिगत समीकरण भी बैठाया जाता है। कांग्रेस के सामने किस तरह की स्थिति होगी? क्योंकि कांग्रेस को अभी लंबी दूरी तय करनी है, लंबा वक्त लग गया और प्रदेश में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस जो उसे किया जाना चाहिए, जिसकी उम्मीदें उससे हमेशा रहती हैं। आपका हर दांव फेल होता जा रहा है, कई बैसाखियां यूज भी की जा चुकी हैं। नहीं रविंदर सिंह जी, देखिए, कांग्रेस का कोई भी काम फेल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने हर वो लड़ाई लड़ने का काम किया है जिससे हमारे प्रदेश की या देश के अन्य पार्टियां दूरी बना कर रही हैं। चाहे हाथरस की घटना देख लीजिए, चाहे किसानों के मामले को देख लीजिए या अन्य मामले देख लीजिए, जहां भी जनता के साथ अन्याय हुआ वहां अगर जो सपा बसपा अपने बंद कमरे से ट्विटर से लड़ाई लड़ते रहे, तो हमारी नेता मान्य प्रियंका गांधी, इसके पहले हमारे अजय कुमार लल्लू या जो भी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो सब सड़कों पर नजर आए, जनता के हित के लिए वो आंदोलन किए, लाठी खाए, पुलिस से झड़प हुई, जो भी उनसे बन सका वो करने का काम किया है। आज भी मेरा मुद्दा, मेरी विचारधारा, मोरे कार्य करने के तरीके वही है जो हमारे देश का संविधान कहता है, और संविधान ये कहता है कि हमारे प्रदेश और देश में भाईचारा जिंदा रहे। हर आदमी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे सबड़ हो, हर आदमी को अपने हक हकों की जानकारी होनी चाहिए। और अपने लेकिन अब तो लोग आपसे जुड़ने से भी कतराने लगे हैं। विपक्षी एकता की भी वर्तमान समय में जब बात होती है तो विपक्षी एकता तो कहीं नजर आती नहीं है। समीकरण अपने अपने हैं और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है सबका। भारत जोड़ो के तहत आप आगे बढ़े, अब आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। उसमें तो उत्तराखंड से आपके ही एक कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए हैं कि दरअसल कांग्रेस को मजबूत करने की बात चल रही है, कांग्रेस खुद मजबूत नहीं तो आगे कैसे मजबूत होगी राष्ट्रीय स्तर पर या 2024 में? रविंदर सिंह जी, आप एक बात को महसूस करते होंगे, आप अनुभवी हैं, आपके पास ज्यादा अनुभव है, दुनिया देख रहे हैं आप। देखिए, राजनीति में जिन नेताओं को काम करने की आदत छूट जाती है, वो अपने ही दल पर, अपने ही नेता पर आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि ताकि दूसरी पार्टियां हमारे ऊपर डोरे डालने शुरू कर दें। देखिए, राहुल गांधी के ऊपर लोग तरह तरह की बात करते थे, लेकिन उन राहुल गांधी को सुख चैन वाली जीवन जीने को लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, और ऐसा संघर्ष का रास्ता चुना जो आज इतिहास बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा से भी आपने देखा होगा रविंदर सिंह जी कि उन्होंने पूरे यात्रा में देश के अलावा कहीं वोट मांगने का काम नहीं किया, कहीं जातवाद फैलाने का काम नहीं किया, कहीं नफरत बांटने का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने, देश बचाने और देश सजाने संवारने और मोहब्बत की बात की है। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं नेता। हम बांटने वाले लोग नहीं, हम जोड़ने में अपना विश्वास रखते हैं। हम जनता की हर उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे जो जनता के हित में है। वही मेरी रीत है, वही मेरी नीति है।
जनता को भी ये बातें समझ में आनी चाहिए। और जब तक समीकरण अगर गठबंधन मजबूत नहीं करते तो ये भी देखना होगा कि आप अगर कोई रणनीति बनाते ही नहीं है और सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं, तो आदमी का कोई आधार भी तो होना चाहिए ना जुड़ने का। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति भी दिखा रही है और ये भी बता रही है कि हम कहां पर किसको तवज्जो दे रहे हैं। जिस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी बनकर तैयार हो रही है और जो करने की चीजें सामने उनकी आई हैं, तो उनकी तो रणनीति दिखती है, लेकिन आपकी कहीं नजर नहीं आती। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो अभी शिवपाल यादव को लेकर बात कही है, तो क्या वास्तव में उनको दरकिनार किया जा रहा है या उनकी भी एक मजबूरी बन गई कि अब वो जाएं तो जाएं कहां? एक तो पार्टी का विलय भी हो गया है, दूसरी चीज यह कि बराबर का कद अगर किसी नेता को दिया जाता है, जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जो दूसरे दल से जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं निकाले गए हैं, उनके कद को बढ़ाने से क्या वो वोट बैंक उन्हें हासिल हो जाएगा जिसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? मोहम्मद तारिक, बात वही है कि जब हम कोई समीकरण तय करते हैं या किसी नेता का चुनाव करते हैं तो उसके तहत हम आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरह की बयानबाजी रही है उसको लेकर जो सियासी भूचाल आ रहा है, आपको लगता नहीं जो आप सवर्ण का और दलित का जो एक समीकरण तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज होकर बहुत सा वोट बैंक खिसक सकता है आपके हाथ से? कोई समीकरण तैयार करने की किसी तरीके की कोई भी तैयारी नहीं। सीधा सा सवाल जो उन्होंने पूछा है उसका जवाब उनको दे देना चाहिए। लोगों को जो भी उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जवाब दे दें उनको, चाहे वो राजनीतिक लोग हो और चाहे गैर राजनीतिक लोग। और जो सामाजिक न्याय की बात राम मनोहर लोहिया और माननीय मुलायम सिंह यादव करते थे, अगर अब अखिलेश यादव साहब डिमांड कर रहे हैं कि आप सेंसस कराइए, जनगणना कराइए और उसके बाद जातियों की भी जनगणना करा दीजिए। बड़ा अहम आरोप इन्होंने लगाया कि यादव और कुछ बैकवर्ड बिरादियों ने सब कुछ लूट लिया। वो भी क्लियर हो जाएगा कि कितना लूटा और कितनी उनकी आबादी है और उनको और कितनी हिस्सेदारी थी। तो हम तो इन्हीं की बात कर रहे हैं। 2012 की हमारी सरकार में इन्होंने ये आरोप लगाया कि खासकर एक बिरादरी के लोगों को कुर्सियां दी गई। अब करा लीजिए गिनती, पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, भाग रहे हैं उससे। नहीं, लेकिन वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, उनके बयान के ऊपर कि इनकी जो सोच है वो किस तरह की है। वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाने से तो आपकी सोच साफ हो गई है कि आप किस सोच को रखते हैं। नहीं, कद बढ़ाने की स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल पूछा है, अगर खेड़ा साहब के पास उसका जवाब है तो वही जाके मौर्य जी को दे दे। उन चौपाइयों पे सवाल उठाया और अगर डेमोक्रेटिक राइट उनका नहीं है उठाने का तो उनको जेल में बंद कराइए आप। खेड़ा साहब, क्या दिक्कत है? अगर ये जस्टिस और ये जवाब दे रहे हैं खेड़ा साहब आपकी बात का। देखिए, अभी इन्होंने जो बात बोली है अब तो उसका उत्तर देना आवश्यक हो गया है जी। कितने सवाल उठाए गए आपकी कुरान पर, कितने जवाब दे दिए आपने? यहाँ आप एक सेकेंड, अब आपने कुछ और बोला है। आप गलत कर रहे हैं। यहाँ तारिक खान नहीं बैठा है, हम उनकी या बात का तारिक जवाब पंडित दे भी बैठ रहे हैं। सकता था और तारिक सिंह भी बैठ सकता था। आप जवाब सुन लीजिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, यही दिक्कत है इनके साथ। मोहम्मद तारिक जी जवाब सुन लीजिए। ये बहुत गलत है। ठीक है, जवाब सुनिए। यहाँ तारिक खान नहीं बैठा। जवाब सुन लीजिए। आपने जवाब मांगा है। ठीक है, अब आप जवाब सुनिए। बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, आप यहीं पर रोकिए। यहाँ तारिक पंडित, अरे आप दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए तारिक साहब। तारिक खान जी, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। आपकी बात को किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मोहम्मद तारिक जी, आपकी बात को किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। मेरा नाम आप बदल दीजिए, यहाँ लिखिए तारिक पंडित लिखिए, तारिक सिंह लिखिए। डिबेट पे बैठे हो, सुनो। देखिए मोहम्मद तारिक साहब, आप सुनिए पहले। जनता सब देखती है, आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये ध्यान रखिए। आप कम से कम दूसरे को बात कहने का मौका दीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो हम आपको और समय देंगे। आप किसी को बीच में इंटरप्ट ना कीजिए ना। मैंने ये कुरान की बात क्यों लाई है? आप बात सुनिए, उन्होंने कोई किसी का अपमान नहीं किया। आप बात तो सुनिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। तारिक साहब क्या कर रहे हो आप? समय चला जाएगा, समय बहुत कम है हमारे पास। हमें फेडर डाउन करना पड़ेगा आपको, हमें आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका है। तारिक साहब बात रखने दीजिए उन्हें। अब वो अपनी बात रख रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलत लगे तो आप कहिएगा ना, उसमें कुछ गलत लगे तो आप कहिएगा। पहले बात तो सुने उनकी हम। जी खेरा साहब, देखिए इन्होंने खाली ये बोला कि उनके हमको चौपाई का जवाब देना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। जवाब देने का सवाल ही नहीं है। जवाब हम 5000 साल से दे रहे हैं इस बात का
कितनी बार ये बात उठ चुकी, कितनी बार खत्म हुई? क्या धार्मिक आस्थाएं छोड़ दी गई किसी ने? क्या राम राज की परिकल्पना गांधी जी की बेकार हो जाएगी? अब कैसी बातें कर रहे हैं? और इस पे चौपाई के ऊपर हजारों बार बहस हो चुकी है। खैर, लेकिन अगर ये बात ये नहीं कहते रामचरितमानस को प्रतिबंधित करना चाहिए, इसका जवाब दें क्या हम? आप जो कह रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद हो इसी टीवी पर मैंने बहुत पहले कहा था, पहली बार जब इस चौपाई का प्रश्न उठा था, हम आए थे, मैंने कहा था ये सोची समझी साजिश है, अखिलेश द्वारा ये साजिश रची गई है, क्योंकि डिवीजन चाहते हैं इनका। नहीं तो खैरा साहब, एक सवाल ये भी उठता है ना कि ऐसा कब तक चलेगा? कभी धर्म को राजनीति में लाया जाएगा, फिर आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा। किसी की आस्था है किसी में, तो उसको राजनीति में क्यों मुख्य बिंदु बनाया जाता है? इस तरह के मामले तो बंद होने चाहिए। देखिए, इस समय आप उन पर 4 आरोप लगाएंगे, वो 5 आरोप लगा देंगे। इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये बात कहने का कोई तुक था, कोई मतलब था? लोकसभा चुनाव सर पर हैं, वो समाजवादी पार्टी में आए हैं, वो अपने नंबर बढ़ा के गणित दिखाना चाह रहे थे, लाइमलाइट में आ गया, महामंत्री बना दिए गए। ये सब उनका तयशुदा काम था, और अभी तक उसके समाजवादी पार्टी ने अपना कोई क्लियर नहीं किया। मत करो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इसको। तो जनता के बीच की लड़ाई हो गई ना अब तो सनातन धर्म पर आपने अटैक किया है, भगवान राम पर अटैक किया है, जबकि उन्होंने चौपाई बोली ही नहीं, न रामायण तुलसीदास जी ने बोला ही नहीं। तो समुद्र बात कर रहा है, कोई उस पर जिक्र है, इसलिए आपको पता ही नहीं है कुछ। अब ये तो देख लीजिए, सुंदरकांड में है तो समुद्र बोल रहा है ना, तो उस पर हम बहस इसलिए नहीं कर रहे, इसको सारी दुनिया जानती है कि इसमें गलत सही क्या है। ठीक है, लेकिन आपने हम तो ठीक है, ये तो बयानबाजी है, कभी आपकी तरफ से आ जाती है, कभी उनकी तरफ से आ जाती है। तो इस तरह की बयानबाजी पर तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन उसी उधार पे तो चेहरे तय हो जाते हैं ना। हमने कभी किसी के ग्रंथ के ऊपर इस तरह की बातें नहीं की, ना हमारी पार्टी करती है, चाहे कोई भी धर्म हो। नहीं, लेकिन आप भी 80-20 की जब बात करते हैं तो वो 80-20 भी क्लियर होना चाहिए ना। आप भी जब हिंदुत्व की बातें करते हैं तो एक ही पक्ष में खड़े हो जाते हैं ना। हम तो ये सारी चीजें जब राजनीति में आती हैं तो फिर उनको भी मौका मिल जाता है। जयकरण वर्मा जी सहमत है इस बात? जी बोलिए। हमारी मानना खाली इतनी सी है कि हमको ये महसूस होता है कि 60-63 साल में माइनॉरिटी वोट के लिए मेजोरिटी के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, उतना अन्याय का सवाल है। ठीक है, मुस्लिम से मतलब ही नहीं, हम तो बराबर रखते हैं अपने दिमाग में। ठीक है। जयकरण जी, आपसे हम आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। वास्तव में चूंकि कांग्रेस भी सत्ता में रही है, जातिकरण समीकरण सबने सेट किए और सबने ये कोशिश की है कि जो तबका पिछड़ा है उसको हम फायदा पहुंचाएं, उसको आगे लाने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या? इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भी आरोप लगाती है, समाजवादी या जो भी दल है आज भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने अगर ठीक किया होता तो हमें सब ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संक्षेप में जवाब सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आवाज उठाने लायक है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही देश में जो भी बनाया है, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री, वही को बेचकर वो देश चलाने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे देश और प्रदेश में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, किसानों की आय दोगुनी कहा था उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, सवाल हमारा ये है कि सब लोग सिर्फ खिलवाड़ी करते रहे ना, जातिगत आधार पर चेहरे तय होते रहे, सत्ता में लाते रहे, लेकिन असल में जिनका फायदा होना चाहिए उनका नहीं हुआ ना आज तक। ये सबसे बड़ा सवाल है, और हम ये बस समीकरण ही साधते रहते हैं। खैर, समय सीमा इतना ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कुछ भी कर लें, लंबे समय से ये जद्दोजहद जारी है। हम कहते हैं कि एक विशेष तबका जो है वो पिछड़ गया है, वो पीछे रह गया है, लेकिन अभी तक इतने वर्षों के बाद भी आजादी के वो तबका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इस पर सोचना चाहिए कि जिन नेताओं को आप चुनकर भेजते हैं, असल में वो क्या आपके हितैषी हैं? उसी आधार पर तो आपको वोट देना है, ये आपको तय करना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।